So welcome guys, today we are starting our new chapter of physics that is electromagnetic waves। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक छोटा चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर है, आसान चैप्टर है। ठीक है, इससे आपके 2 to 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से तो आता ही आता है। ठीक है, वो बहुत अच्छा पार्ट है, उसका एक प्योरली अलग डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं EMW, EM वेव। इसको हम EM वेव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसमें आप एक पॉइंट लिख लीजिए, देखिएगा अकॉर्डिंग टू फैराडे। 2-3 पॉइंट लिखो फिर चैप्टर शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे, a time varying magnetic field induces a time varying electric field which induces the induced EMF, which produces the induced EMF। ठीक है, बाकी लिखना this induced electric field electric field this induced electric field is different from normal electric field ठीक है, तो ये दो अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इस चैप्टर में, वो ये बता रहे कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी स्टडीड इन द चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन चार्ज। तो इसकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज आप लिख लो, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये डिफरेंट होती है। हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें लिखिएगा पहली प्रॉपर्टी, it is non-conservative in nature। तो जो आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, जबकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल वाली होती है दैट इज कंजर्वेटिव। एंड क्योंकि दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर, सो वर्क डन इन complete process or complete cycles also is equals to, but as this is non-conservative, here work done in one complete cycle is not equals to 0. Third point, this induced electric field forms क्लोज्ड लूप्स, यानी कि इसकी जो फील्ड्स की लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, जबकि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती थी, कभी क्लोज लूप नहीं बनाती थी। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है। अब एक और पॉइंट लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरेटिकल रिजल्ट, the basis of NCERT design है, this theoretical result on the basis of this theoretical result Maxwell proposed a time varying magnetic field
मैक्सवेल proposed that टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है बी ब्रैकेट टी। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड induces a time varying electric field, induces a time varying electric field, and vice versa, and vice versa। तो मैक्सवेल ने ये प्रपोज करा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग प्रोड्यूसेस। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिखना, एंड इसमें आप एक और पॉइंट लिखो कि ये दोनों एंड these variations occurs and these variations। सर वेरिएशंस का क्या मतलब है? यहाँ पे वेरिएशंस का मतलब है ये जो दोनों जो चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, तो उसमें वेरिएशंस होते हैं। तो ये बता रहे एंड दीज वेरिएशंस अगर परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, perpendicularly to each other and in same phase and in same phase। ठीक है, and in same phase। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल शब्दों में। पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच एज दिस। सेम फेज का क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगी, इसका ये मतलब। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं ई एम वेव। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ई एम डब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें लिखना दीज आर द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय, लिखिएगा दीज आर द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय accelerating charge particles। These are the waves produced by accelerating charge particles in which electric field and magnetic field, in which electric field and magnetic field oscillate perpendicularly to each other, perpendicular to each other, and in same phase, and in same phase, and oscillate and oscillate perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave, propagation of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको एक ग्राफ से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, देखना। ये कोई मैं ग्राफ बना देता हूँ, इसकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और बाकी ये रही तुम्हारी z एक्सिस। कौन सी एक्सिस? z एक्सिस। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ऐसे मूव करती है, ऐसे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये तो मैंने दूसरे चैप्टर का बना दिया,
एक मिनट, ये गलत है, दूसरे चैप्टर से कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, कुछ ऐसे मूव करती है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बढ़ रही है, ठीक है, इसमें सब जगह बना देना है ऐसे। Now, the magnetic field will be perpendicular to this. So magnetic field runs in z axis. इस z axis में बढ़ रही है, इस z axis में बढ़ रही है, ऐसे। And the direction of propagation of E and W is in x-axis. So here it can be stated that this statement is correct. Here y-axis में इलेक्ट्रिक फील्ड है, y-axis में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तुम्हारी z-axis में मैग्नेटिक फील्ड एंड तुम्हारी x-axis में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। So y-axis, x-axis and z-axis, these all are perpendicular, mutually perpendicular to each other, 90 degree, ठीक है। Therefore these three are mutually perpendicular to each other and oscillate in, these two oscillate in same phase, ओके। यहाँ से आप इक्वेशन भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, इनटू डायरेक्शन है आपकी जे कैप। और इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो हो जाएगी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू के कैप। यहाँ पे अब लेबलिंग कर लो, इन सब की लिख लो ये क्या है। Here E naught stands for peak value of electric field, peak or maximum value of electric field. B naught also stands for peak value of magnetic field. Here omega stands for, here omega stands for, ठीक है, ओमेगा बताओ आप, के यहाँ पे एंगुलर नंबर है, एंगुलर नंबर, एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट और टी हो गया टाइम। ओमेगा यहाँ पे होता है थीटा अपॉन टाइम, याद रखो, एंड के यहाँ पे होता है 2 पाई अपॉन टी। ये दोनों बातें आप याद रखना, नहीं 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा कौन है भैया, लैम्डा तो वेव लेंथ है। बाकी ओमेगा होता है तुम्हारा, यस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के एंगुलर वेव नंबर, ठीक है, ये सब याद रखने का है। अब आप आगे देखो, नेक्स्ट हेडिंग डायरेक्शन ऑफ ई एम वेव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन कैसे होगा।
जैसे यहाँ पे अगर कोई आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन पूछे, ये निकलती है लेफ्ट हैंड की मदद से। जो आपकी फिंगर्स है, फिंगर्स को आप रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, तो आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स रहेगी ऊपर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे है, तो आप अपनी फिंगर्स को नीचे की तरफ कर्ल करोगे ऐसे। तो जहाँ पे थंब आएगा वहीं पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ई एंड डब्ल्यू रहेगा। यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है एज यू कैन सी क्लियरली। therefore you can say that in the x-axis the EM wave stands. Okay. तो आप लिख लो डायरेक्शन ऑफ EMW वेव, डायरेक्शन ऑफ EMW मतलब EM वेव, EMW क्या है तो लिखना इट इज कैलकुलेटेड बाय E क्रॉस B। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप क्रॉस करोगे तब इसकी डायरेक्शन निकल के आ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्राफ बना देगा। ठीक है ऐसे। और इसमें एक और बात याद दिला दूँ, आई कैप, जे कैप, के कैप, या पहले भी कैसे कहो, इफ वी क्रॉस आई क्रॉस जे देन के विल कम, जे क्रॉस के आई विल कम। ठीक है, ये बात यहाँ पे याद रखना। अब कुछ इस चैप्टर के डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, मैं आपको वो बता दूँ, फैक्ट्स एंड फॉर्मूलेस। जो यहाँ पे ई नॉट और बी नॉट बताया था, ई नॉट था पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नॉट था पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक। इनका अगर हम रेशियो करते हैं तो ये बराबर आता है सी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम which is equals to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी बंदे को आप ये दिखाओगे ई नॉट अपॉन बी नॉट इतना बड़ा नंबर आ रहा है, तो इट कैन बी क्लियरली स्टेटेड हियर दैट ई नॉट इज मच 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 ग्रेटर देन बी नॉट। तो याद रखना किसी भी केस में ऑलवेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच 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 हायर देन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बाकी इसमें आप सी की कोई आपसे वैल्यू पूछे तो वो आप याद रखना 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। सी की कोई वैल्यू पूछो तो वो होती है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस चैप्टर में ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। ठीक है, नेक्स्ट देखना, अगर आपसे कोई पूछे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 1/√u इंटू e। u को आप लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और e को लिख सकते हो आप एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर या ई आर। लिख के बता देता हूँ मैं, देखो ऐसे। अब अगर मैं इन दोनों को अलग कर लूँ, अलग का मतलब म्यू नॉट ई नॉट को एक संग लिख लूँ और म्यू आर ई आर को एक संग लिख लूँ, 1/√μ0 ई नॉट। ठीक है, और इंटू 1/√e0। ठीक है, म्यू आर नहीं ई आर इंटू म्यू आर। अब बताओ ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, दिस इज इक्वल्स टू सी। सो जो v का फॉर्मूला आ जाता है वो होता है c/√μr इंटू ई आर। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि 1/√μr इंटू ई आर इज इक्वल्स टू n, here n इज इक्वल्स टू
refractive index, refractive index of मटेरियल। तो जो वी का फाइनल फॉर्मूला आता है वो होता है सी अपॉन एन। ये आपने पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में, वहाँ टीचर आपको बता के निकल गया होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आज आपको पता चला कि ये आता कैसे। तो वी होता है सी अपॉन एन, याद रखना, क्या है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब लिखना डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी आप डेफिनेशन लिख लो बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। जो जो मैं डिक्टेट करता हूँ वो सही से लिख दिया करो। देखिए, दिस इज द करंट विच कम्स इनटू पिक्चर, this is the current which comes into picture where electric flux change with time, where electric flux change with time and its value is given by epsilon naught into rate of change of flux. Therefore displacement current is denoted by id, ठीक है। id is equals to displacement current, and this id is equals to epsilon naught into d phi upon dt. So this is an important formula here for the displacement current. यहाँ पे ये जो डी फाई आप देखते हो फ्लक्स वाला, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के माफिक, ठीक है, डी फाई। अब आप इसमें आगे लिखना मैक्सवेल, डिस्प्लेसमेंट करंट किसने दिया था, वाज गिवन बाय मैक्सवेल। लिखना मैक्सवेल इंट्रोड्यूस्ड displacement current, Maxwell introduced displacement current for the following reasons. For the following reasons. तो मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों लाया, ये देखना। फॉर द फॉलोइंग रीजन, पहला टू मेंटेन continuity, to maintain continuity of electric current in the circuit, to maintain continuity of electric current in a closed circuit, in a closed circuit. Second point, to make ampere circuit law, to make ampere circuit law, to make, आपने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, इससे 2 चैप्टर पहले। सो टू मेक एम्पियर सर्किट लॉ more consistent, more consistent, yeah. जैसे ये एक सर्किट है,
ये आपके कैपेसिटर लगे हैं, इनको कहते हैं सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर। सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो जैसे यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो यहाँ पे जाएगा, फिर सर ये यहाँ पे भी सेम करंट आ जाता है। तो अगर हम इसको ए बोले, इसको बी बोले, तो आप कहोगे सर आई ए इज इक्वल्स टू आई बी। लेकिन भाई जब बीच में साफ साफ गैप है, तो ये यहाँ पे कैसे जा रहा है? उसने ये कहा उसने ये कहा, आप ध्यान से देखो, बीच में जब सर गैप है तो वहां पे करंट पास हो रहा है, तो कुछ तो मतलब, अब जैसे ये जो ये वाला करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर में फ्लो हो रहा है, ये एक तरह से इनविजिबल वायर में फ्लो हो रहा है, तो दोनों के नाम तो सेम रख नहीं सकते, तो इसलिए उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम निकाला। द करंट which is passed through two circular plate capacitor या two capacitor is known as displacement current, is known as displacement current, ठीक है। ये बात आप याद रखना। अब लिखना आगे, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर लूप, एम्पियर अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ applying ampere circuital law for loop। ये C1 कैपेसिटर मान लो, ये C2, C1 एंड C2 कैपेसिटर। इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl, इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl is equals to mu naught IC, and integration of B dot dl of C2 is equals to 0. Therefore, integration of B dot dl of C1 is not is equals to इंटीग्रेशन ऑफ dl C2। यहाँ पे ये इसने कहा। अब आगे लिखना अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये लिख लो, फिर आगे लिखना अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल the charge on the plate of the capacitor, the charge on the plate of the capacitor is the time varying charge, is the time varying charge. So electric field between plates is also time varying. So electric field between plates is also time varying. Is also time varying electric field, and time varying electric field is also time varying electric field, and time varying electric field induces time varying magnetic field, and current is the usual source of magnetic field, and current is the usual source of magnetic field. So there must be a current, so there must be a current between, so there must be current between plates of capacitor. This current was called as displacement current by Maxwell, by Maxwell। तो मैक्सवेल की बाय बाय हो गई।
तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट का ही अगर कोई आपका फॉर्मूला पूछता है तो आप उससे कह देना कि भैया ये फॉर्मूला है, आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, बाकी आप इसको डिस्प्लेसमेंट करंट को आप ये भी लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ से आई डी की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी टी भी आ जाती है। आई डी की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी टी भी आ जाती है। ठीक है, एंड ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। यहाँ पे जो करंट चल रही है इसको कोई भी नाम दे दो, आईसी, इसको आईसी कह दिया वायर वाली। सो दिस इज इक्वल्स टू आई सी। अब कोई कहे भैया ये तुमने ऐसे कैसे लिख दिया सर आप, तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ आप चाहो तो, वरना आप ये याद रखना कि डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। मैं बता देता हूँ, तो जो एप्सिलॉन फाई ई है यहाँ पे, ब्लैक पेन से बता देता हूँ, फाई ई है यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। जो फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। सो इफ आई डिवाइड एरिया, नीचे डिवाइड कर दो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ऊपर नीचे कर, ठीक है। तो ये बताओ क्या बन जाएगा, यही। इससे मेरे पास एक आसान तरीका है, आप ऐसा करो, ये भी गलत है, ई होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ई होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू ए। सिग्मा को आप 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए लिख सकते हो आप इनटू ए ने ए को मार दिया, यहाँ पे आपने दोनों साइड कर दिया डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो, मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ की मॉडिफाइड इक्वेशन बन गई इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी, आई सी प्लस आई डी। बाकी इसमें एक बात ये भी क्लियर कर दी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल सी टू सी। ठीक है, ये हो गया आपका
आज का लास्ट टॉपिक और डाल लो मैक्सवेल इक्वेशन। आज का लास्ट टॉपिक मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी। मैक्सवेल इक्वेशन देखना, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, लिखिएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल whole electrodynamics can be studied. Whole electrodynamics can be studied with the help of these 4 equations. With the help of these 4 equations. पहला लिखना गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसने इक्वेशन क्या दी? इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी is equals to Q enclosed upon epsilon naught. पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन थी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैंने आपसे कहा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल whole electrodynamics can be studied by these 4 equations. दूसरी इक्वेशन है B dot dA integration is equals to 0. Third, Faraday's law of EMI. Third, Faraday's law of EMI, electromagnetic induction. ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ E dot dl is equals to minus d5 upon d. And fourth, modified equation of Ampere's circuital law. Modified equation of Ampere circuital law. Integration B dot dl is equals to mu naught IC plus I. ये थी आपकी 4 इक्वेशंस। एप्सिलॉन बी है मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है, आज के लिए इतनी रखते हैं। ये 4 इक्वेशन याद कर लेना, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद कर लेना, बाकी ये डिफरेंस याद कर लेना इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस वाली में, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट फॉलोइंग रीजन, ये याद। ठीक है, आज के लिए इतनी रखते हैं, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।